नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके HSTT एग्जाम 2023 के। यह बायोलॉजी जीव विज्ञान का पार्ट रहेगा और यह पार्ट नंबर आपका 9 रहेगा, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन बात करेंगे आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, लिंक आपको मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देर न करते हुए सभी लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है आइए जानते हैं और आपका फीडबैक भी जानते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी में योगदान हेतु किसका संश्लेषण किया था? आपके PBR 322, वायराइड, PBR 42 या कृत्रिम जीन की बात करेंगे। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिक अभियांत्रिकी में योगदान हेतु जिसका संश्लेषण किया था वह आपका कौन सा हो जाता है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जीन संश्लेषण जो होता है वह एक भौतिक DNA क्रम में कृत्रिम रूप से डिजाइन की गई जीन का संश्लेषण होता है। तो कृत्रिम रूप से डिजाइन की गई की बात करेंगे और सर्वप्रथम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1970 में कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। तो हम किसकी बात करेंगे? योगदान हेतु किसका संश्लेषण किया था? कृत्रिम जीन का। कब किया था? 1970। ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, खुले संवहन तंत्र में परिसंचारित द्रव क्या कहलाता है? जी हाँ, जो खुले संवहन तंत्र होते हैं उनमें जो परिसंचारित द्रव होता है वह पेरिलिम्फ कहलाता है, रुधिकर कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है या लसिका द्रव कहलाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है TT एग्जाम को फतेह करना, आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। तो इस प्रश्न का फीडबैक आप सभी लोगों का आ चुका है कि खुले संवहन तंत्र में परिसंचारित द्रव क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसको आपको हीमोलिम्फ कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का परिसंचरण अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अकशेरुकी जो जंतु कहलाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका कॉकरोच। किसकी बात करेंगे? कॉकरोच की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, असमान या आंशिक या अविच्छिन्न लक्षणों का अचानक प्रकट होना असमान विभिन्नताएं कहलाती हैं। आवश्यक लक्षण, उपार्जित लक्षण, अनावश्यक परिवर्तन या उत्परिवर्तन की बात करेंगे। दोस्तों, असमान या आंशिक या अविच्छिन्न लक्षणों का अचानक प्रकट होना असमान जो विभिन्नताएं कहलाती हैं वह हमारी कहलाती है उत्परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, किसी जीव की जीन में अकस्मात होने वाली वंशागत विभिन्नताओं को डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का नाम दिया। किसने दिया था? डी ब्रीज ने दिया था। यह भी आप लोगों को ध्यान देना। डी ब्रीज की बात करेंगे, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी ब्रीज। तो किसकी बात करेंगे? उत्परिवर्तन की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न। लगभग 70 वर्ष की अवस्था में एक व्यक्ति की मस्तिष्क की कितनी कोशिकाएं मृत अवस्था में पाई जाती हैं? 10%, 20%, 30% या 55%? लगभग कितने वर्ष की बात करेंगे? 70 वर्ष की अवस्था में एक व्यक्ति की मस्तिष्क की कितनी कोशिकाएं जो है मृत अवस्था में पाई जाती हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो लगभग आपके 20% की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20% मस्तिष्क की कोशिकाएं जो होती हैं मनुष्य में 70 वर्ष की अवस्था में मृत अवस्था में पाई जाती है। 20% की बात करेंगे। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, एल्बिनिज्म अर्थात सूरजमुखी होता है, बहुजीनी होता है, अप्रभावी होता है, बहुविकल्पता होता है या प्रभावी होता है? तो जो आपका प्रश्न दिया गया है एल्बिनिज्म अर्थात सूरजमुखी होता है। तो सूरजमुखी जो होता है वह आपका अप्रभावी होता है।
सूरजमुखी या रंजकहीन एक ऑटोसोम्स अप्रभावी लक्षण होता है। कौन सा होता है? ऑटोसोम्स अप्रभावी लक्षण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। डाउन या लैग डाउन सिंड्रोम जो होता है किस गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है? तो डाउन या लैग डाउन सिंड्रोम जिस गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है, 21वें जोड़े, 18वें जोड़े, 23वें जोड़े या 15वें जोड़े। इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है वह आपका हो जाता है 21वें जोड़े की बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम या लैग डाउन सिंड्रोम विकासी दुष्परिणाम होता है जो 21वें गुणसूत्र समूह की एकाधिक सूत्रता द्वारा होता है, अर्थात 21वें जोड़े में 2 के स्थान व 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समानतः एक युग्मक में उपस्थित होते हैं एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी, एक जीन के लगभग सभी युग्म विकल्पी, एक जीन के 2 युग्म विकल्प या एलीलोफॉर्म की बात करेंगे, या एक जीन का एक युग्मक विकल्प की बात करेंगे। समानतः एक युग्मक में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे आपको जो उपस्थित होते हैं एक जीन के बहुयुग्म विकल्पी जो है आपके उपस्थित होते हैं, जो जीन के विभिन्न रूप होते हैं और इनको मेंडल ने कारक कहा है। इनको मेंडल ने क्या कहा है? कारक कहा है या कारक कहा था, तथा ये समान बिंदु पथ पर स्थित होते हैं। तो मेंडल ने इन्हीं को ही कारक कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राक शुक्राणु का शुक्राणु में परिवर्तन होता है शुक्र कायंत्रण द्वारा, शुक्र जनन द्वारा, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा या युग्मक जनन द्वारा। तो प्राक शुक्राणु का शुक्राणु में जो परिवर्तन होता है वह हमारा कहलाता है शुक्र कायंत्रण द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात शुक्र जनन तथा अन्य जनन क्रियाओं में सम्मिलित रूप से युग्मक जनन तथा वृषण की जनन कोशिकाओं से शुक्राणु जन जो बाद में शुक्राणु कहलाते हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं, दिया गया है चित्र में AF तक सही नामांकन करना है। ए से लेके आपका F तक सही नामांकन दिए पूछा जा रहा है और ये नामांकन आपको करना है। और आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला रुधिर वाहिना, प्राथमिक पुटिका, तृतीयक पुटिका, ग्राफियन पुटिका, डिम्ब या कार्पस ल्यूटिनियम की बात करेंगे। इसी प्रकार से 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। तो इसका हम डायरेक्टली आंसर की बात करते हैं। या दोस्तों डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे। देखिए इसमें जो होता है सर्वप्रथम जो ए आपका दिया गया है ये हमारा क्या कहलाता है? रुधिर वाहिनी कहलाती है। जो बी में दिया गया है ये हमारा क्या कहलाता है? ये प्राथमिक पुटिका कहलाती है। और ये सी वाला हमारा तृतीयक पुटिका कहलाती है। और जो डी हमारा दिया गया है यह ग्राफियन पुटिका कहलाती है। जो ई हमारा दिया गया है यह डिम्ब कहलाता है। और जो एफ दिया गया है ये हमारे क्या कहलाते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहलाते हैं। तो ये चित्र के आधार पर जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही दिया गया है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पालीउस्ट्रस स्तनधारी है, मनुष्य है, सशक है, चमगादड़ है या घोड़ा प्रजाति का है? तो पालीउस्ट्रस जो स्तनधारी होता है वह आपका घोड़ा प्रजाति का होता है। जी हाँ, घोड़ा एक क्या होता है? पालीउस्ट्रस स्तनधारी कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में विलुप्त जंतु कौन है? शेर है, चीता है, हिरन है, मोर है? ये सिंपल सा प्रश्न हो जाता है। तो भारत में जो विलुप्त जंतु कहलाता है वह हम किसकी बात करेंगे? एसिनोमिक्स जुपेटस की बात करेंगे, जो कि सबसे तेज धावक जंतु बिल्ली परिवार का सदस्य होता है। बात करेंगे चीता। भारत में यह प्राचीन काल से ज्ञात था, आश्रय स्थल और शिकार के कारण विलुप्त हो गया है। अभी हाल ही में 1994 के अंतिम चीता की मृत्यु दिल्ली के चिड़ियाघर में हुई थी।
लेकिन फिर से यहाँ पे नए चीता लाए गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। अब यहाँ पे पहले सूची में समष्टि अंतरिक्रियाएं दी गई हैं, दूसरे में उदाहरण दिया गया है और इनको मिलान कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन दिया गया है, सहोपकारिता जो होता है, पहला ऑप्शन सहोपकारिता जो दिया गया है, ये आम की शाखा पर एप्टिक होता है, ये हो जाएगा आम की शाखा, एपीफाइट की बात करेंगे। दूसरा सहभोजिता जो होता है वह आपके गौरैया एवं बीज की बात करेंगे। इसके बाद आपका परजीविता जो दिया गया है, यह बेलेनस एवं छाता मेलस की बात करेंगे। इसके बाद प्रतिस्पर्धा जो दिया गया है, यह कुत्ते एवं परजीवी किलनी की बात करते हैं। और प्रीडेशन या भच्छी की बात करेंगे, आर्किड, ऑफरिस एवं मधुमक्खी की बात करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा भाई आपका डी वाला 43215। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है जो स्क्रीन पर है कि न्यूक्लिक अम्ल का वह खंड जो रेडियो एक्टिव मालिक्यूल के साथ युग्मित होता है कहलाता है क्लोन, प्रोब, आपका प्लाज्म या वेक्टर की बात करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल का वह खंड जो रेडियो एक्टिव मालिक्यूल के साथ युग्मित होता है क्या कहलाता है, वह आपका प्रोब कहलाता है। प्रोब डीएनए या आरएनए के 15 से 20 क्षारयुक्त दीर्घ रेडियो एक्टिव आपका एलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो कितने बार, 15 से 20 क्षारयुक्त की बात करेंगे। शरीर में एल्कोहल का ऑक्सीकरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, वृक्कों द्वारा या यकृत द्वारा। तो शरीर में एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो हम बात करेंगे यकृत की बात करेंगे। जी हाँ, शरीर में एल्कोहल का ऑक्सीकरण यकृत द्वारा होता है और एल्कोहल की अधिकतम मात्रा के सेवन से यकृत में क्या होता है, एस्टिल्डिहाइड का निर्माण होता है और साथ यह यकृत कठोर हो जाता है तथा यह अवस्था यकृत सिरोसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एलर्जी या प्रत्युर्जित क्रियाएं द्वारा होता है, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, अस्थमा या टिटेनस की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एलर्जी प्रत्युर्जित क्रियाएं द्वारा होता है, तो वह हमारा कहलाता है अस्थमा की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अस्थमा एलर्जी क्रियाओं द्वारा होता है। ये धूल के कण एवं परागकण धुआं मुख्य एलर्जक इसमें होता है और अस्थमा में श्वास नली संकरी और श्वसन में कठिनाई होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जाति वृत्ति संबंधों का निर्धारण नहीं होता है, शरीर की, आकार की, जैव भूगोल या भ्रमणकी की बात करेंगे। निम्नलिखित में से जिसके द्वारा जाति वृत्ति संबंधों का निर्धारण नहीं होता, यानी इसके लिए हमें जानना जरूरी किसके द्वारा होता है, तो आपके शरीर की, जैव भूगोल, भ्रमणकी, इन तीनों द्वारा जो है जाति वृत्ति संबंधों का निर्धारण होता है, लेकिन आपके आकार की द्वारा आपका नहीं होता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आकारकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जाति वृत्ति संबंधों के निर्धारण में कोई सहायता नहीं मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य के प्रतिस्खलन लगभग 3 ml में कितने शुक्राणु उपस्थित होते हैं, 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मनुष्य के प्रतिस्खलन में लगभग 3 ml की बात करें, लगभग 3 ml यानी कि 300 मिलियन शुक्राणु उपस्थित होते हैं और 1 मिलियन सभी लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। इसी प्रकार 300 मिलियन, अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मिनीमाटा एक प्रदूषण से होने वाला रोग है, यह किसके परिणाम स्वरूप होता है, समुद्र में तैलीय सतह द्वारा, डीडीटी के द्वारा, औद्योगिक अपशिष्टों में उपस्थित पारा द्वारा, आर्सेनिक के एकत्रीकरण द्वारा। तो मिनीमाता एक प्रदूषण से होने वाला रोग है, यह जिसके परिणाम स्वरूप होता है वह आपका कहलाता है औद्योगिक अपशिष्टों में उपस्थित पारा द्वारा।
पारा जो होता है आर्सेनिक, कैडमियम इत्यादि की मात्रा होती है इसमें। ये धात्विक तत्व जल में प्रभावित होकर झील, नदी, समुद्र में पहुंच जाते हैं और जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा इनकी सांद्रता प्रत्येक खाद्य स्तर पर बढ़ जाती है। और पारा के प्रदूषण में मिनी मात्रा कैडमियम के प्रदूषण से इटाई, आर्सेनिक के उदर से रोग, कैंसर तथा काला पाद, जिसे हम पैर रोग भी कहते हैं, पाद यानी पैर की बात करेंगे। अगला, एक जलीय परितंत्र में किसका खाद्य स्तर घास स्थल परितंत्र में उपस्थित गाय के समांतर होता है? पादप प्लवक, जंतु प्लवक, नेकटान या बेंथोस, तलहटी में उपस्थित जीव जिसे हम बेंथोस कहते हैं। तो एक जलीय परितंत्र में जिसका खाद्य स्तर घास स्थल परितंत्र में उपस्थित गाय के समांतर होता है वह हमारा कहलाता है जंतु प्लवक। जंतु प्लवक सूक्ष्म जीव होता है जो पादप प्लवकों पर पोषण हेतु आश्रित होता है और ये जीव जो होते हैं घास स्थल परितंत्र के द्वितीय खाद्य स्तर के शाकाहारी जीव जैसे गाय, बकरी, ये इनके क्या होते हैं? समांतर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निदान विधि या तकनीक में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है? पीटी, सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या सोनोग्राफी? तो जिस निदान विधि या तकनीक में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है वह हमारी कहलाती है सीटी स्कैन। कोई भी डाउट है? कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफिक स्कैनिंग शरीर के आंतरिक अवलोकन के लिए एक उपलब्ध होती है। इसके द्वारा विभिन्न रोगों, विशेषकर तंत्रिका संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार में इसका बहुतायत में प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक रूप से हाल ही में पालना प्रारंभ हुआ है? भैंस को, भेड़ को, टर्की को या रेशम कीट को? सभी कमेंट कीजिएगा किससे जो है आपको या किसको व्यावसायिक रूप से हाल ही में जो है पालना प्रारंभ हुआ है, या आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। आप सभी शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली से है। आप अपने टीटी फैमिली से है जहाँ पे सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है और 7 PM में पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र की क्लास लाइव क्लास होती है, तो जो आप मिस मत करिएगा। 7 PM में पेडागॉजी लाइव क्लास अटेंड कीजिए। पेडागॉजी के बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ बेहतरीन तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।